नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABI न्यूज भारत। अब बात करते हैं केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट है। पहले कहा गया था कि इस कार्ड को 30 दिन के भीतर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से लिंक करना होगा। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशालय ने 15 अप्रैल को एक नया कार्यालय ज्ञापन OM जारी किया। इसमें HBI यानी कि आभा ID कार्ड बनाने की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही CGHS ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ने की जो समय सीमा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। आपसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको जो है और कहीं नहीं मिलेगी। संपूर्ण वीडियो करेंगे, बातें करेंगे और एक स्पेशल टॉपिक लास्ट में रहेगा हमारा, वो देखना ना भूलें। इससे पहले CGHS लाभार्थियों की ID और आभा ID कार्ड को आपस में लिंक करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू करने की बात कही गई थी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने कहा था कि वे इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेंगे। अब आभा ID कार्ड बनाने की समय सीमा की भी बढ़ा दी गई है। यह समय सीमा 30 जून से 3 माह यानी कि 90 दिनों के लिए बढ़ाई गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता से लिंक करने की समय सीमा अवधि को बढ़ाया गया है। इसको लेकर गत वर्ष सरकार ने भी इनकार किया था। पिछले साल सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप चैट एवं का एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हुआ। उसमें यह बात कही गई कि CGHS और आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अकाउंट को जोड़ रहा है। अब उस मैसेज के जरिए लाभार्थियों के कई तरह की भ्रांतियां फैल रही थी। जैसे सरकार ने कदम उठाया या उठाना चाह रही थी, उस वक्त आदेश से सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज का कोई नियम बदला जाना था। उस वक्त केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैसेज का खंडन किया था। PIBI फैक्ट चेक ने पूरी तरह से फर्जी बताया था। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय या महानिदेशालय द्वारा इस साल 28 मार्च को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि CGHS और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट को लिंक किया जाएगा। अब इन सभी को लेकर भारत सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। CGHS कार्ड को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से 30 दिन के भीतर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जब यह आदेश आया तो कर्मचारियों को ऐसा आंशिक होने लगा कि केंद्र सरकार देर सवेर CGHS को लेकर कोई निर्णय ले सकती है या कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। यह आशंका जताई गई कि कर्मचारियों और पेंशनरों को CGHS से दूर किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधाएं खत्म हो सकती हैं। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने बताया कि पिछले सप्ताह स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि कर्मचारी संगठनों और GSM ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का समर्थन किया है। कर्मचारियों से सलाह लेना भी जरूरी नहीं समझा। श्री शिव कुमार ने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना या यह निर्णय कि अब CGHS ID कार्ड को भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ना होगा, हैरान करने वाला है। इस निर्णय से केंद्र सरकार के कर्मचारी सख्ते में आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा निर्णय लेने से पहले केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी सलाह लेने भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि को सूचित किया कि CGHS ID कार्ड को भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। कार्यालय ज्ञापन को वापस लिया जाएगा। बतौर श्री शिव कुमार, यह भारत सरकार का एक सोचा समझा कदम है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों पर यह दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वे केवल सरकारी अस्पतालों में ही इलाज कराएं। सरकारी CGHS कंपार्टमेंट अस्पतालों को अलविदा कह देते हैं। ऐसे में श्री शिव कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से आग्रह किया कि 28 मार्च को जारी उस कार्यालय ज्ञापन को वापस लिया जाए, जिसमें CGHS ID कार्ड को भारत सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते से जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही इस मामले को लेकर स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, उसमें कर्मचारियों के सभी पक्षों को सुना जाए। चलिए अब वीडियो के अंत में थोड़ी सी चर्चा करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर से कर्मचारी संगठन एक्टिव मोड में आ गए हैं। केंद्र कर्मचारियों संगठनों का कहना है कि 85 लाख केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि सरकार को NPS खत्म करना होगा।
कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को शामिल नहीं करना ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी ने एनओपीएस को आश्वासन दिया कि ओपीएस को घोषणा पत्र में जगह मिलेगी। अब इस संघर्ष को और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से गारंटीकृत पेंशन सिस्टम के लिए आंदोलन कर रहे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि नाम कुछ नहीं रखो, कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। एनपीएस को ओपीएस में बदला जा सकता है। केंद्र सरकार एनपीएस को स्क्रैप करे तो ठीक, नहीं तो ओपीएस में बदलना होगा। गत वर्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में ओपीएस को लेकर बड़ी रैलियों करने वाले विजय कुमार बंधु कहते हैं कि खुद उनके कांग्रेसी नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि पार्टी के घोषणा पत्र में ओपीएस को जगह नहीं मिलेगी। अधिकांश नेता यह मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल जरूर करेगी। कांग्रेस के शीर्ष नेता नेतृत्व तक यह बात पहुंच गई है कि ओपीएस को घोषणा पत्र में शामिल न करना इस पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बंधु ने ओपीएस के लिए आंदोलन करने वाले सभी कर्मचारियों से कहा कि वे निराश न हो। कई कर्मचारी सोच रहे हैं कि अब आंदोलन की दिशा क्या होगी। ऐसे सभी सवालों का एक ही जवाब है कि आंदोलन जारी रहेगा। इस राह में कितने अवरोध आएंगे, कर्मचारियों को विचलित नहीं होना है। ओपीएस बहाली कर्मचारियों का संकल्प है। जो भी राजनीतिक दल कर्मचारियों की इस मांग का विरोध करेगा, हम उसके विरोध में खड़े होंगे। कुछ दलों को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। सभी कर्मी अपने संपर्क के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व पर अपनी बात पहुंचाएंगे। विजय बंधु ने कहा कि एक्स पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी का ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया है। बंधु ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ओपीएस का संघर्ष जारी रहेगा। नेशनल मूवमेंट या नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि हम आंदोलन में विपक्ष रखते हैं या आंदोलन में विश्वास रखते हैं। सत्ता किसी की भी हो, हमें झुकने का कोई इरादा नहीं है। चुनाव के बाद केंद्र में जिसकी भी दल बनेगा या सरकार बनेगी, हम उससे ओपीएस की मांग जारी रखेंगे। ओपीएस के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। ओपीएस में जीएसएफ कटने जाने की व्यवस्था थी। इसमें प्रति माह बेसिक सैलरी जमा कर सकते थे। सभी कर्मचारियों के लिए अपने वेतन का कम से कम 7% हिस्सा जमा करना जरूरी था। एनपीएस में कर्मचारियों का जो हिस्सा कटता है उस पर ब्याज की गारंटी नहीं है। मौजूदा समय में कर्मचारियों का 10% हिस्सा कटता है। जीएपीएफ में सरकार का हिस्सा नहीं होता, लेकिन एनपीएस में 14% हिस्सा सरकार को भी जमा करना होता है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित कर रखी है, उसकी बैठक में हमने 2 बार हिस्सा लिया है। कमेटी के समक्ष प्रभावी तरीके से कर्मचारियों की मांग रखी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यही लगातार कहा गया है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ओपीएस पर राष्ट्रीय हड़ताल वापस ली गई है, उसे रद्द नहीं किया गया। सरकार ने अपनी रिपोर्ट आने तक का इंतजार करने के लिए कहा है। कर्मचारियों के पक्ष में रिपोर्ट नहीं आती तो संघर्ष होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने कहा कि नई सिरे से आंदोलन शुरू करने पर चर्चाएं होंगी। केंद्र की नई सरकार के समक्ष मजबूती से ओपीएस व दूसरे लंबित पड़े मुद्दे रखे जाएंगे। केंद्र सरकार में रिक्तीय पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरना होगा। निजीकरण पर रोक लगाना, 8 वेतन आयोग का गठन करना और कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का जारी करना भी ये बातें सभी शामिल हैं। कर्मचारी की मुख्य मांगों में शामिल है। सरकारी कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मियों की मांग में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन करना या उसे पूरी तरह खत्म करना भी शामिल होगा। जब तक इस एक्ट को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ओपीएस की राह मुश्किल बनी रहेगी। वहाँ एनपीएस के तहत कर्मियों का जो पैसा कटता है वह पीएफआरडीए के पास जमा होता है। केंद्र सरकार कह चुकी है कि वह पैसा राज्य को नहीं लौटाएगी। ऐसे में जहाँ भी ओपीएस लागू हो रही है वहाँ पर सरकार बदलते ही दोबारा से एनपीएस लागू हो जाएगा। इसे लेकर कुछ कहना हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और जैसी भी आपको प्रतिक्रिया लगी हो मेरी, तो आप वीडियो में कमेंट्स जरूर करके जाना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो या मेरा तर्क वितर्क अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है और आगे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला जरूर लेकर आऊँगा। छोटी सी वीडियो थी, आपने अंत तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।